ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज कुछ पेंडिंग है इसमें। ये मैं आज हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट करेंगे। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है हाउ टू प्रोड्यूस ईएम वेव। ईएम वेव को कैसे जनरेट करना है एक्सपेरिमेंटली, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले इसके ऊपर मैक्सवेल ने काम किया था। मैक्सवेल ने 1865 में बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी 22 साल लगे इसको एक्सपेरिमेंटली प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हेनरिच हर्ट्ज इसका पूरा नाम है और जर्मन फिजिस्ट है। इसने 1887 में जाके इसको जो है एक्सपेरिमेंटली जनरेट किया एक्सपेरिमेंटली। तो मेरा टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जनरेट करना है, जनरेट किया इसने। इसके बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ रखा है। स्पीड पढ़ रखी है, स्पीड E इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू स्पीड है E0 डिवाइड बाई B0, रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक टू द मैग्नेटिक, ये स्पीड है इसकी। और हमने इसके बारे में मैथमेटिकल इक्वेशन रीड की है इसकी। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। LC सर्किट आपने पढ़ा था, LC सर्किट पढ़ा था अपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। ये एक कैपेसिटर था और इसके अक्रॉस इंडक्टर लगा हुआ था। LC सर्किट फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है LC ऑसिलेशन से प्रोड्यूस करता है। ये आपको मैंने करवाया था उस टाइम डिटेल में। LC ऑसिलेशंस, कैपेसिटर के अंदर की जो फील्ड होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर के पास जो एनर्जी होती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन है, सिंपल लाइन लिखूंगा और दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड, मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। एन एक्सेलरेटेड चार्ज is a source of EM wave. EM एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है पेपर में। व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टैटिक चार्ज? स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इज इन मोशन, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों ही कर देगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया था। मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से चला है, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ये यूनिफॉर्म है तो इसका डिफरेंशियल जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म मोशन में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज जिसकी वेलोसिटी बढ़े या घटे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मुझे चार्ज को एक्सेलरेट करवाना है। एक्सेलरेट करवाने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम किस तरह से
चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। ये लाइन को नोट कर लीजिए, क्या लिखा मैंने, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर देगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन जीरो, इट विल प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये ईएम वेव भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जब चार्ज जो है यूनिफॉर्म मोशन में, राइट। अब देखिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, मैथमेटिकली जनरेट कर, एक्सपेरिमेंटली जनरेट करेगा। ये एलसी सर्किट है, दिस सर्किट इज एलसी सर्किट, ये एलसी, एलसी मतलब एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज और डिस्चार्ज होगा थ्रू द इंडक्टर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई जो आप पढ़ चुके हो, तो ये क्या करेगा, देखो ये बड़ी बड़ी ये जो है ये एलसी सर्किट, ये इंडक्टर है, ये सिर्फ इंडक्शन कॉइल है, ये पूरी की पूरी, इसमें कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट है। बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस है, राइट 40, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है दैट गैप इज 60 सेंटीमीटर। इन प्लेट्स के बीच में जो गैप है दैट इज 60 सेंटीमीटर। इन प्लेट्स के बीच में गैप, ये ब्रास स्फीयर लगे हुए हैं, मेटल स्फीयर, ये S1 और S2 ब्रास स्फीयर्स हैं। इनके बीच का गैप बहुत कम है, 2 to 3 सेंटीमीटर है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसको ट्रांसमीटर बोलेंगे हम, ये सारी सेटअप को बोलेंगे ट्रांसमीटर, क्योंकि ये ईएम वेव जनरेट करेगा। ट्रांसमीटर होगा क्या, प्लेट्स के बीच में। अब ये देखो, जब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन जाएगा, ये नेगेटिवली हाईली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो विद टाइम लैग स्मॉल टी देयर इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये प्लेट पॉजिटिव लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, ये पॉजिटिव, तो ये ब्रास स्फीयर भी पॉजिटिव बन जाएगा, इधर ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये बन गया। अब लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन S1 एंड S2। इस S1 में और S2 में लार्ज पोटेंशियल सेटअप होने से क्या होगा, इस S1 और S2 के बीच में जो गैप है उसमें एयर है, एयर। अगर ये एयर है, एयर में होगा एटम, एटम में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होंगे इलेक्ट्रॉन, राइट, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ये एटम होगा, ये S1 और S2 के बीच में ये प्रोसेस है। अब ऊपर वाला ये स्फीयर बोलता है लार्ज पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, हाईली नेगेटिवली चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब क्या करेगा, ये इसका, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन विल जनरेट ईएम वेव। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, इसके अराउंड के इलेक्ट्रॉन, एटम के अराउंड के इलेक्ट्रॉन, दे विल जनरेट ईएम वेव। और S1 और S2 ब्रास स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, ईएम वेव। और यहाँ पे ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये रिंग बना हुआ है, S1 और S2 जो है। बेटा 1 मिनट, कौन से लॉकर, मेरे पास अलमीरा है बस, नो लॉकर। राइट, तो ये यहाँ भी देखो S1, ये स्फीयर लगा हुआ है S2, इसके बीच में ये यहाँ पे स्पार्क पैदा होगा, जब ईएम वेव जनरेट होगी, स्पार्क पैदा होगा तो ये बता देगा कि ईएम वेव जो है जनरेट हो रही है, राइट। आरुषि एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बोला, समझ भी आना चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ। आरुषि माइक ऑन करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होगी, एक बार बता दो फिर से। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई स्टोरी नहीं है। ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, चार्जिंग इंडक्टर के थ्रू ये इस पे ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, एलसी ऑसिलेशन।
तो ये स्फीयर भी हाईली पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल पे, हाईली नेगेटिवली। स्फीयर के बीच में क्या हो रहा है, स्फीयर के बीच में S1 और S2 के बीच में जो गैप है वो एयर है। एयर है तो एयर जो है, एयर के पास क्या एटम, एटम के अराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखो, इधर देखो, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, एक स्फीयर ये है S1, एक स्फीयर ये है S2। अब S1 ये हाईली पॉजिटिवली पोटेंशियल पे हो गया, हाईली पॉजिटिवली, और ये नेगेटिव। तो इसके कारण क्या हुआ, पोटेंशियल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट हुआ। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ईएम वेव जनरेट करेगा, ये ईएम वेव जनरेट करेगा। और जो जनरेटेड ईएम वेव होगी, ये डिटेक्टर लगा हुआ है, S1 S2 मेटल स्फीयर है, यहाँ पे स्पार्क पैदा करेगा। ईएम वेव जब यहाँ पे रिसीव होगा बाय द रिसीवर, तो ईएम वेव जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस कर दिया बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। अब एक्सप्लेन करो क्या बोला मैंने, रिप्लाई करो। सर जो दो प्लेट्स हैं, कॉपर और जिंक की प्लेट्स, उनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, और जो बीच में दो स्पेयर्स लगे हैं उनके बीच में खाली स्पेस है जिसमें एयर है, और एयर के अंदर जो एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो S1 में जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और ये हम डिटेक्टर के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं। ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, राइट। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, तो इसको एक बार रीड कर लेना, हो सकता है इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन बन जाए। केस स्टडी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली कैसे जनरेट करना है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज ए सोर्स ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का सोर्स है। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये वाला पार्ट रह गया था, कल मैंने आपको ये बताया था, GXUVIMR। कौन बच्चा बताएगा मुझे क्या कोटिंग दी थी हमने इसके लिए? एक मंत्र बताया था बेटा मैंने, क्या मंत्र था वो? कौन बताएगा? जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अंश गुप्ता बताएगा। गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड। गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड, ठीक है। G फॉर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर की साइड को फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और नीचे की साइड को वेवलेंथ बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में इनवर्स रिलेशन है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जब दो चीजें आपस में प्रोडक्ट में होती हैं तो उनके बीच में रिलेशन इनवर्स हो जाता है, C बाई न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। ये रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सबसे ज्यादा हम बात करेंगे रेडियो वेव की। ये रेडियो वेव्स की रेंज जो है वेवलेंथ की रेंज है, ये वेवलेंथ लैम्डा की रेंज ये दे रखी है इसने। वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ लैम्डा नीचे को बढ़ रहा है। हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव, तो जो है रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट में काम आती है। वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ का मतलब होता है बड़ी बड़ी वेव है। देखो इतनी बड़ी बड़ी लेंथ, और यहाँ तो कितना बोला है 0.3 मीटर, इतनी बड़ी वेव है। फ्यू किलोमीटर टू किलोमीटर, एक वेव ही किलोमीटर की बन जाती है। इसकी वेवलेंथ, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अगर वेव सिग्नल जो रिसीव होता है आपका टाटा स्काई का, टीवी का, रेडियो ब्रॉडकास्ट का,
उसमें जो है रेडियो वेव यूज करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम है, फ्यू हर्ट्ज टू 10⁻⁹ हर्ट्ज, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और इसको किसने जनरेट करते ही, इसको जनरेशन किसने किया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है रेडियो वेव जनरेट कर देते हैं सर्किट। उसके बाद माइक्रोवेव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोवेव का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसकी जो है वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कम है किससे, रेडियो वेव से, इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखो 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई 10⁹ हर्ट्ज, ये आपको याद रखनी पड़ेगी चीजें। और इसका सोर्स है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसको प्रोड्यूस करते हैं। रेडार में यूज किया जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनल डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और माइक्रोवेव ओवन में, ओवन देखो ये क्वेश्चन है, ओवन, ओवन में खाना गर्म करने के लिए जो है ओवन में इसको यूज किया जाता है। अब देखो आप बोलोगे सर हीटिंग पार्ट होता है वैसे इंफ्रारेड का, ध्यान से सुनना मेरी बात, हीटिंग पार्ट इंफ्रारेड है, ये साथ में माइक्रोवेव लगी है तो इसके पास भी हीटिंग पार्ट है, इसमें हीटिंग पार्ट है। अब देखो खाना गर्म करने के लिए इंफ्रारेड क्यों नहीं यूज की, माइक्रोवेव क्यों की, क्योंकि खाने का जो ये फूड पार्टिकल का साइज और वेव पार्टिकल, वेव का साइज बराबर होना चाहिए, तो ही वेव जो है फूड में एब्जॉर्ब होगी। अगर इसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड की थोड़ी सी कम है और फूड पार्टिकल का साइज ज्यादा है, फूड पार्टिकल का साइज ये है, और वेवलेंथ अगर कम हुई तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती अच्छे से वेव, ये वेव इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा अच्छे से, इसलिए इंफ्रारेड को यूज नहीं करते खाना गर्म करने के लिए। किसको करते हैं, हम यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव को हम यूज करते हैं। भारत अपना माइक ऑन करो और मुझे आंसर दो कि मैंने ये क्या समझाया आपको। मिस्टर भारत ऑन योर माइक जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस सर। क्यों हम माइक्रोवेव यूज करते हैं, इंफ्रारेड नहीं करते? सर क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स खाने में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो इसलिए पाती? माइक्रोवेव जो सर वो वेव का साइज और पार्टिकल का साइज बराबर नहीं है, राइट? वेव छोटी है, यस सर। पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो ऑब्जर्वेशन तभी होती है अगर दोनों चीजें बराबर का साइज हो। ओके, इंफ्रारेड कोई भी गर्म चीज है वो हॉट बॉडी जो है इंफ्रारेड मॉलिक्यूल एंड हॉट बॉडीज, इंफ्रारेड हीटिंग वेव्स को इंफ्रारेड बोलते हैं। इनका फ्रीक्वेंसी का रेंज ये दिया गया 3 × 10⁻11 to 4। आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज इनका रखना है ज्यादा याद, 1 और 2 का, और जो नीचे आएंगी इधर गामा और एक्स, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर, ये और ये वाला पार्ट, इन 4 को याद रख लोगे तो बाकी इजी हो जाएगा याद रखना। इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, नाइट विजन यूज है इसका। हीटिंग, हीट चाहिए होती है, जहां जहां हीट की जरूरत होती है तो इंफ्रारेड वेव्स तो है, ये सारी जगह हम यूज करते हैं। उसके बाद लाइट, विजिबल वेव। विजिबल क्या होता है, विजिबल में लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है, विबगर होता है अंदर, VIBGYOR, विबगर, राइट? ये लाइट है, इसमें 7 रंग होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। White light is the light due to which we are able to see the object, because light reaches at our eyes and we can see the objects. तो इसकी सोर्स क्या है, कहां से पैदा होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। तो ये लेजर का कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ा नहीं है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो यूज है इसका ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स आपके पूरा सिलेबस है। विजन, फोटोग्राफी, लाइट का कहाँ यूज नहीं, बिना लाइट के तो कुछ भी नहीं है, यूज ही यूज है इसका। इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 4 × 10⁻14 to 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी कुछ। उसके बाद चलते हैं गामा रेज पे।
गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ इधर को चलती है। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि 30 सेंटीमीटर स्टील को पेनिट्रेट कर देता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपने पढ़ा नहीं है, रेडियो एक्टिविटी आपका लास्ट चैप्टर है, वहां पढ़ोगे आपकी गामा रे को कैसे, इतना सा याद रखना अपने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसको प्रोड्यूस करते हैं। जब डीके होते हैं वो अनस्टेबल जो है फिजन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में ये चीजें आएंगी। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आप जरूर याद रखें, 3 into 10 raised to power 18 हाई फ्रीक्वेंसी, 2 into 3 raised to power 22 का ऑर्डर है अभी, 10 raised to power 22 हर्ट्ज, कहां से 10 raised to power 18 हर्ट्ज से 10 raised to power वेरी वेरी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन की होती है। तो और इसकी वेवलेंथ कम हो गई, देखो वेवलेंथ बहुत ही कम है, 10 raised to power -10 मीटर टू 10 raised to power -14 मीटर। अगर बात करूं मैं इसकी एक्सरे की, एक्सरे की वेवलेंथ होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है 0 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है, 0 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है। तो एक्सरे प्रोड्यूस कहां से होती है? एक्सरे अब मैं आपको अगर बताऊं, एक्सरे का थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं। ये एटम है, इसके बाहर सेल्स है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देता है और यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे वैकेंसी आ गई, और यहाँ पे वैकेंसी आ गई। इन ऑर्डर टू फिल दिस वैकेंसी, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा थी, इसकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा, अपनी एनर्जी जो है यहाँ से एमिट करेगा, वो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। ये आपके टॉपिक में है नहीं, तो इस तरह से मैंने आपको आइडिया दे दिया। एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस, एक्सरे भी दो टाइप की होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्सरे, आप हायर क्लास में इसको पढ़ोगे। तो ये एक्सरे को मतलब किसने प्रोड्यूस किया, ये देखो, इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इस पोजीशन पे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस इलेक्ट्रॉन को इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकाला, यहाँ पे वैकेंसी आई, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल से ऊपर से नीचे आया, ऊपर से जब नीचे आया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसने जो वेव एमिट की दैट इज एक्सरे, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सरे इंपॉर्टेंट, राइट। इसके यूज क्या है? एक्सरे फोटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिजीज, ट्यूमर, लोकेटिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज। क्रैक्स एंड फ्लॉज मतलब ये कोई मेटल बॉक्स है, इसके अंदर स्टील है सारी, या मेटल है लगी हुई, अगर अंदर कोई क्रैक है इसमें, तो एक्सरे से पता लगाया जा सकता है कि अंदर क्रैक है, राइट, अंदर कोई होल है, क्रैक है, इसको पता लगाया जा सकता है। और डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड इन बैग्स, और स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को जो है इससे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी, बीसीसी, लैटिस की शेप, एचसीपी, कैसा स्ट्रक्चर है, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है एक्सरे टेक्नोलॉजी से। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का बहुत ज्यादा यूज है भाई। अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी रेंज 8 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज टू 3 into 10 raised to power 17 हर्ट्ज, और सोर्स है कैसे प्रोड्यूस होती है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सन। इतना याद रखें, प्रोडक्शन आपको ग्रेजुएशन में मिलेगी इसकी डिटेल्स, इसको कैसे प्रोडक्शन जो है, यूज क्या है इसका, यूज के ऊपर जरूर सीबीएसई क्वेश्चन करेगा आपसे। मेडिकल एप्लीकेशंस, स्टरलाइजेशन, killings bacteria and germs in food stuff, detection of invisible writing और फिंगरप्रिंट, इस इनमें सब में इसका यूज है। और दूसरा और एक यूज भी होता है इसमें इंडस्ट्री का, मान लो नट्स हैं, ग्रीस के नट्स हैं, ग्रीस लगी हुई है, तो उनको वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वॉश करना, ग्रीस से वॉश करना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देते हैं उनको, उससे वो डायरेक्टली 1 मिनट में ही सारे के सारे, एक ट्रक भर के भी नट्स का है वो साफ, उसको इजी क्लीन किया जाता है, क्लीनिंगनेस में इसका यूज होता है। और इनको थोड़ा सा आप याद भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी रेंज इसका प्रैक्टिकल लगाना, देखना है ना बच्चा है ना,
दो सेट लगाना, यानी कब होना एक तो पोटेंशियोमीटर का सेटअप लगाना और एक मंडे को बच्चे हैं कुछ टेप बनाना, क्या है टेबल चलो बेटा ये आप ना एक मिनट बेटा, अच्छा तो ये ईएम वेव के बारे में कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट जाता है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ लेते हैं, वेवलेंथ का, वो तो आपको गलत नहीं होगा आपका, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो इजी हो जाएगा, मल्टीपल पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। अब आपका ये दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, इस चैप्टर जो है ओवर हो गया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चीजों का, क्या क्या हमने पढ़ा, ये थोड़ी प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ लिया था कल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, ये सी, और मीडियम में क्या थी, कौन बच्चा बताएगा मुझे, व्हाट इज द स्पीड इन मीडियम, 1 डिवाइड बाई अब बोलना नहीं है ना, जब तक मैं पूछूं ना नाम लेके, मीडियम में म्यू और एप्सिलॉन, गुड, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब किसके बराबर आया था ये, मैंने यहाँ स्पीड इन, अच्छा स्पीड इन मीडियम ये थी, अब इसके बाद मैंने एक और रिलेशन डिराइव कर दिया था यहां से, मीडियम में स्पीड v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई रूट म्यू आर के, इस फॉर्मूले को याद रखें, ये पेपर में पूछ दिया जाता है, ठीक है, ये यहां भी लिखा हुआ है इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब होता है 2 और मोर वेव्स कैन बी एडेड, राइट, उनको सुपरइम्पोज किया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर टू प्रोड्यूस अ न्यू वेव। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस, एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो मेरा दूसरा लेक्चर है रिकॉर्डेड, उसमें ये आपको ये इस लाइन का आंसर मिलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मैंने डिराइव किया हुआ वहां पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दूसरा लेक्चर रिकॉर्डेड जो मिलेगा उसको जरूर देखें, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है 1/2, इसमें एप्सिलॉन नॉट आता है इलेक्ट्रोस्टैट में, इसमें म्यू नॉट आएगा, और बी स्क्वायर, इसके ऊपर मैंने तो 50% ये होता है, ये 50% ये 50% ये, इसने बोला दे दिस एनर्जी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, राइट, तो ये क्या होता है, यू ई को मैंने प्रूव किया है वहां पे यू बी के बराबर, आप उसको देखें ध्यान से पूरा लेक्चर उसका, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी हो गया, ये भी प्रॉपर्टीज है, और एक प्रॉपर्टी और में हमने पढ़ी थी E इज इक्वल टू सी बी, अगर स्पीड मुझे निकालनी है तो C इज इक्वल टू रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने मैक्सिम ले ली, स्पीड को ऐसे भी निकाला जा सकता है, अगर एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट और ई नॉट ना दिया हो, ई नॉट और बी नॉट दिया हो, तो स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू द ऑब्जेक्ट, अब मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, मोमेंटम को स्मॉल पी से लिखते हैं, वैसे तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन ईएम वेव के पास तो मास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है, तो मोमेंटम इसके लिए इसका फॉर्मूला है, मोमेंटम के लिए इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी नहीं आएगा, इट्स फॉर्मूला इज डायरेक्ट फॉर्मूला u डिवाइड बाई c, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मोमेंटम क्या हुआ, एनर्जी, ये डिवाइड बाई स्पीड, ये मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक की, यहां से वापस आ गई, यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p, फाइनल मोमेंटम माइनस p, तो चेंज इन मोमेंटम जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इक्वल टू p इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है p माइनस फाइनल मोमेंटम है
माइनस पी इज इक्वल टू पी प्लस पी इज इक्वल टू 2p। तो चेंज इन मोमेंटम जो है 2p, p किसके बराबर है 2u/c। p का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2u/c। तो ये चेंज इन मोमेंटम का इसका फॉर्मूला, राइट। उसके बाद प्रेशर की बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर वैसे तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड। आई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव डिवाइड बाय स्पीड। इंटेंसिटी के बारे में भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है। जो मैंने यहाँ पे बोला बात, वो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको, पहले इसको देखें इंटेंसिटी और ये वाला लेक्चर सुने, उसके बाद ये वाला करें, ठीक है। इंटेंसिटी और तो प्रेशर का ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ ईएम वेव more significance is given to electric field, therefore electric field is called light vector। बोला है फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल, जब हम ऑप्टिकल इफेक्ट की बात करते हैं जिसके कारण हम देख पाते हैं, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा तवज्जो दी गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। उसके बाद 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। उसको चलने की जरूरत नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए उसको चलने के लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये अर्थ है और ये सन है, सन से ईएम वेव आ रही है। मान लो अर्थ का एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक की होता है, 8 किलोमीटर। ये वैक्यूम है, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर तक ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैक्यूम शुरू हो जाता है। अब ईएम वेव जब आती है उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम से वो आ रही है। और जब यहाँ पे आ रही है तो भी इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। ये जो बीच की एयर है भी इसको ये गर्म नहीं करती है, लेकिन अर्थ के सरफेस को ये हीट अप कर देती है। ऐसा क्यों करती है, बताओ इसका आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हीट आती है ऊपर से, इंफ्रारेड पार्ट जो आता है सन से, तो बीच के एटमॉस्फेयर को तो हीट अप नहीं करेगी, लेकिन अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसका, कौन बच्चा बताएगा? 1 मिनट से कम टाइम है, टेल मी द आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंफ्रारेड पार्ट हीट आता है जो सन से, बीच के एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करेगा, जबकि अर्थ के सरफेस को हीट कर देता है। इसका कारण क्या है बता दें। क्लास ऑफ होगी तो कल इसका आंसर लेके आना, ठीक है। कोई बच्चा बताना चाहेगा? मंडे को अपनी कॉपीज लेके आओगे सारी की सारी जो मैंने लिखवाया है, बिना कॉपी के कोई नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल नोटबुक ले